बेटे गुड मॉर्निंग। आपने अभी मेरे पीछे लेक्चर्स में बहुत सारे क्वांटम के पूरी सीरीज़ देख चुके हैं। क्वांटम 1 सीरीज़ से लेके क्वांटम 10 सीरीज़। आओ बेटे कुछ हम न्यूमेरिकल्स इसके गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल तो ये है कि एन इलेक्ट्रॉन इज़ कन्फाइंड इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। तो बेटे अब आपको ये पता है कि आपको कंसेप्ट लगाना है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का, जो कि हमने अपने लेक्चर में किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। कैलकुलेट इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इज क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी ऑब्जर्वेबल। बेटे इसमें बहुत बड़ा रहस्य है और इसमें ये पूछा गया है कि क्या क्वांटाइजेशन सक्सेसफुल हो रही है या अप्लाई हो रही है। तो आप सबसे पहले इक्वेशन लगाएंगे E1 इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 8m a स्केयर। अब बेटे ये वही फॉर्मूला है जो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स का है और आपको बताया गया है कि एन इलेक्ट्रॉन। तो नेचुरली आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एन की वैल्यू 1 लोगे। एन की वैल्यू 1 का मतलब ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एन इज़ नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपका जो ग्राउंड स्टेट माना जा रहा है वो हम 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी का कंसेप्ट मत लगाना है इस पर, आप सीधा फर्स्ट लेवल से शुरू करना। तो 1 का स्केयर करेंगे, h की वैल्यू आप सभी जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 10⁻³ -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 8m। मॉलिक्यूलर मास आप सब जानते हैं 9.1 10⁻31 kg और a स्केयर है। अब बेटे सिंपल सी बात है, a आपका 1 एंगस्ट्रॉन है। 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो आप उसको स्केयर कर लोगे। अब जैसे कि मैंने अपने पिछले YouTube लेक्चर में भी बताया था, जिसमें हमने वेरिएशन थ्योरम पढ़ी थी, कि हम एनर्जीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करना पसंद करते हैं। तो आप क्या करोगे, सभी जो भी आपका आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दोगे 1.602 इंटू 10⁻19 से, ताकि आपकी जो एनर्जी आए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए। और बेटे जो आपकी एनर्जी आई वो 37.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या क्वांटाइजेशन पॉसिबल है। तो नेचुरली अगर क्वांटाइजेशन करनी है तो आपको क्वांटा निकालना पड़ेगा। क्वांटा मीन बंडल्स ऑफ फोटोन, और वो तभी निकलेगा सिस्टम में से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अपर से लोअर पे। तो चलिए हम आसान सा n2 की वैल्यू करके इसी में वैल्यू पुट करते हैं, और जहाँ भी हमने n1 लिया था, जिसको हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहा, अब हम n2 लेंगे। बेटे जब हमने n2 लिया और एनर्जी निकाली, सेम वही फैक्टर है n स्केयर एच स्केयर अपॉन 8m a स्केयर, वही मॉलिक्यूलर मास, वही a और वही कन्वर्शन फैक्टर 1.602 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने के लिए। तो हमारे पास जो एनर्जी आई 150.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपको ये पता लग गया कि जो सेकंड लेवल की एनर्जी है वो 150.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो लोअर की है वो 37.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जब हम डिफरेंस लेंगे तो देखिए तो सही डिफरेंस कितना आता है। बेटे अगर हम 150.4 में से 37.6 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 112.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब
ये वैल्यू अच्छी खासी है और अच्छी है, और ये भी कहा गया है कि ये ऑब्जर्वेबल है, कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो अगर ये कुछ ना कुछ है तो हमें इसका मीनिंग ये है कि हमें क्वांटाइजेशन मिल गई। अगर बेटे सिंपल सी बात है, अगर एनर्जी की वैल्यू बहुत कम आती, नेग्लिजिबल आती, सपोज 10⁻14 या 10⁻18, इवन 10⁻6 भी आती, जैसे हम कहते हैं 0.000000 करके आगे कुछ फैक्टर आ रहा है, वो फिर क्वांटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो क्वांटाइजेशन है इसमें आपकी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी लगा, क्योंकि नेचुरली उन्होंने भी कहा था कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होगी, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आज आपने ये प्रूव कर दिया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही क्वांटम केमिस्ट्री बनी है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जो कि एक क्वांटाइजेशन का न्यूमेरिकल से थोड़ा आपका एंगुलर क्वांटाइजेशन का न्यूमेरिकल है। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये एक तरह से इसमें क्वांटाइजेशन होती है, और जो इसकी क्वांटाइजेशन होती है जिसको हम एल वेक्टर मॉडुलस कहते हैं या एल वेक्टर कहते हैं, वो L+1 √h होती है। तो बेटे एक चीज़ तो आपकी क्लियर है कि आपके पास अगर इस न्यूमेरिकल में जैसे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्यूपाइज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पहला तो 1s दे रखा है, दूसरा 3s दे रखा है, तीसरा 2p दे रखा है बेटे, चौथा 3d दे रखा है और पांचवा 3p दे रखा है। तो कोई आपने घबराना नहीं, इसमें जो पहला 1 2 1 3 3 3 आपको पता है जो पहला वर्ड होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, शेल। जैसे हम कहते हैं 5 नंबर मोहल्ला है, 6 नंबर मोहल्ला है, 7 नंबर मोहल्ला है। बेटे मोहल्लों से, मोहल्ले तो एरिया होते हैं, या वो पाथ है, फर्स्ट पाथ है ऑर्बिट का, सेकंड पाथ है, थर्ड पाथ है, उससे क्वांटाइजेशन का कोई लेना देना नहीं। क्वांटाइजेशन डिपेंड करती है एल क्वांटम नंबर पे, जिसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो अगर आप 0 1 2 3 4 लिखो और उसके नीचे लिखो SPDF, तो आपको ये पता लगता है कि जो L की वैल्यू 0 होती है S के लिए, चाहे वो 1s है चाहे वो 3s है। इस तरह के सवाल कई बार UGC में भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा उसने 12s या कोई बड़ा ऑर्बिटल दे दिया, बड़ा ऑर्बिट दे दिया, आगे का ऑर्बिट दे दिया और कहा कि क्वांटाइजेशन निकालिए। तो बेटे सिंपल सी बात है, जैसे ही आपकी नज़र S ऑर्बिटल्स पे पड़ेगी, मान के चलिए कि इसकी जो एंगुलर क्वांटाइजेशन है वो नहीं होती। उसके पीछे कई साइंटिफिक कारण हैं, जैसे ये स्फेरिकल शेप है, जब फील्ड लगती है तो एक जैसी ही फील्ड लगती है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, जहाँ से भी आप फील्ड लगाओगे बराबर ही जाएगी, स्फेरिकल है। तो इसीलिए इसकी जो क्वांटाइजेशन है वो हमारी 0 ही आएगी, चाहे वो 1s है, चाहे वो 3s है, चाहे वो 7s है, चाहे वो 150s है, कोई भी s है। अगर हम आगे चलते हैं 2p पे, तो आप 2 को नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि 2 आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है एंगुलर क्वांटाइजेशन में। आप p देखिए, p का एंगुलर क्वांटम नंबर कितना है आपका 1। तो आप क्या करोगे, 1 1 + 1 √h, तो कितना आया √2h। √2 की वैल्यू होती है 1.414h।
अब आपको ये भी पता लग गया, चाहे 2p आ जाए, चाहे 3p आ जाए, चाहे 4p आ जाए, एंगुलर क्वांटाइजेशन 1.414 h आएगी। अगर आप h की वैल्यू पुट करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट तो आपकी वैल्यू 1.49 10⁻⁻34 जूल सेकंड आएगी। सिमिलरली बेटे अगर आप 3D देखते हैं तो 3 से मैं फिर कहता हूँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो d का जो L की वैल्यू होती है वो 2 होती है। अब आप 2 + 1 करते हैं तो 3 आता है, 3 × 2 करते हैं तो 6 आता है, और 6 का अंडर रूट आपको पता ही है, और इसको h से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जूल सेकंड में वैल्यूज़ आती है। सिमिलरली अगर आप 3p की बात करते हैं तो आप बिना देखे मुझे बता सकते हैं कि 2p और 3p की वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि p में भी l की वैल्यू 1 होती है और 2p में भी p की वैल्यू 1 होती है और 3p पे भी 1 होती है। 2 और 3 का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो आपने इस न्यूमेरिकल से क्या सीखा? आपने इस न्यूमेरिकल से ये सीखा कि जो क्वांटाइजेशन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेटे डिपेंड नहीं करती। अगर आपको कोई भ्रम में डाल रहा है एग्ज़ामिनर ताकि आप गलत कर जाओ कोई ऑप्शन, तो आप बच के चलिए, ठीक है, क्योंकि जो MCQs होते हैं वो इसी तरह आपको भ्रमित करते हैं ताकि आप गलत तुक्का या गलत मार्क लगा दीजिए। थैंक यू। आगे जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें हम क्वांटाइजेशन स्टडी करेंगे। वैसे आपको पता है कि जब आपने क्वांटाइजेशन पढ़ी, एंगुलर क्वांटाइजेशन, तो बेटे आपने एंगुलर क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट जो आपने पीछे न्यूमेरिकल में लगाया है L+1/√h। तो आपने अगर रिजिड रोटर का कंसेप्ट पढ़ा है, रिजिड रोटर में J वैल्यूज़ होती हैं, तो इसमें हम ये कैलकुलेट करके चलते हैं कि जो J वैल्यूज़ हैं बेटे, इसकी क्वांटाइजेशन की एनर्जी और एंगुलर क्वांटाइजेशन की एनर्जी में क्या फ़र्क है। आओ इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड डाई एटॉमिक रोटेटिंग मॉलिक्यूल। अब इसने बेटे HCl दिया है, हेट्रो एटम है। हेट्रो का मीनिंग ये है कि एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ क्लोराइड है। इन दी सेकेंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, सेकेंड रोटेशनल एनर्जी लेवल की बात की है इसने, और कंपेयर इट विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बेटे जो पीछे अभी आपने न्यूमेरिकल किया है, अब आपको क्वांटाइजेशन लगानी है एंगुलर वाली, एंगुलर क्वांटाइजेशन। तो आप सीधा L+1/√h करोगे, और आपको पता है 2 इज़ अ मटीरियल, p के लिए L की वैल्यू क्या है? 1 है। तो आप फटाफट 1 + 1, ठीक है, √2h आपकी एंगुलर क्वांटाइजेशन आ गई। पर बेटे अब आप फंसते हो, क्योंकि जब आपसे बात की जाती है रिजिड रोटर की और आपको इन टर्म्स ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल में, तो आपको पता है, अगर आपने BSc की बुक में देखा है या +2 की बुक में देखा है कि जब कोई आपकी रोटेशनल क्वांटम नंबर आता है, स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें J+1/√h होता है। अब आप गलती कहाँ करोगे? देखो बहुत लोगों को पता है इस फॉर्मूले का, बहुत लोग, मोर देन 60% स्टूडेंट्स सही फॉर्मूला लगा देंगे, पर उसमें से भी 90% लोग गलत ये कर पाएंगे, क्योंकि आपको कहा गया है कि सेकंड रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो बेटे आपको मैं बता दूं कि जो फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है वो 0 होता है। तो सेकंड के लिए J की वैल्यू आप क्या लोगे? 1 लोगे, और फिर आप वैल्यू पुट करके
निकालेंगे, ये आई आपकी 1.49 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और अगर आप L की वैल्यू डाल के लगाते हैं तो वो भी उतनी ही आएगी, क्योंकि आपका P का L की वैल्यू हमेशा 1 होती है। एंगुलर क्वांटम नंबर P का 1 होता है। तो इससे क्या पता लगता है कि सेकंड एनर्जी लेवल रोटेशनल की क्वांटाइजेशन एनर्जी और p ऑर्बिटल की क्वांटाइजेशन एनर्जी सेम है। और ये आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लैरिफाई करना सिखाती है। जो अगला न्यूमेरिकल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बताता है कि असल में जो हार्ट्री है, हार्ट्री है क्या। याद है आपने अपने मेरे लेक्चर में सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड मेथड थ्योरी में हार्ट्री एंड फॉक मेथड के बारे में पढ़ा था। उसमें ये साइंटिस्ट हार्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। तो इस न्यूमेरिकल की ये ब्यूटी है कि ये आपको ये बताता है कि, चलिए मैं बाद में बताऊंगा क्या ब्यूटी है इसकी। चलिए आगे चलते हैं। इसी न्यूमेरिकल पे द एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड in units of Hartree after Hartree, who has done fundamental work in quantum mechanics, verify that 1 Hartree is equal to 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटे इसको लर्न कर लीजिए बाय हार्ट। कई बार ये ऑप्शंस आ जाती है यूजीसी और अन्य कॉम्पिटिशन्स में। तो सबसे पहले तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि एक हार्ट्री है क्या। हार्ट्री एक तरह से आपको पता है एनर्जी का फॉर्म है, और इसकी जो फॉर्मूला है E²/A0 है। तो बेटे E क्या है? E आपका चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और A0 क्या है? बोहर रेडियाई है। और आप सब जानते हैं जो बोहर रेडियाई होता है वो h⁻² होता है। तो आपका जो हार्ट्री है वो बन गया Me4, क्योंकि नेचुरली E² से E4 हो गया डिवाइडेड बाय h बार। और आप ये भी जानते हैं कि अगर हम इसमें दोनों कंसिडरेशन लेके चलते हैं, एक CGS यूनिट की और एक SI यूनिट की। आओ बेटे सबसे पहले हम देखते हैं CGS यूनिट में हार्ट्री की क्या वैल्यू आती है। तो नेचुरली जो फॉर्मूला बना है वो ये है CGS के लिए Me4 डिवाइडेड बाय h²। और जो SI के लिए बना है वो बना है Me4 डिवाइडेड बाय 4πε0² और आपका h²। तो बेटे एक चीज़ तो क्लैरिफाई है h² कि इसमें और इसमें हम CGS यूनिट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मॉलिकुलर मास सबको पता है SI यूनिट में 9.1 10⁻31 kg, और CGS में क्या होता है? ग्राम्स। वो क्या होता है? 9.1 10⁻23 ग्राम्स। चार्ज क्या होता है SI में? सबको पता है 1.6 10⁻19 कूलम्स। अब अगर इसको ESU में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि चार्ज का जो CGS यूनिट है वो ESU है, वो है 4.8 10⁻10। अब बेटे जब आपने दोनों वैल्यूज़ को लगाया, दोनों फॉर्मूलेज़ को लगाया, तो आपके पास एक ही एनर्जी आई 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे से भी SI से लगाया तो भी आपके पास 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटे आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा, ये इस इक्वेशन की ब्यूटी है कि आपने ये सीखा कि जो हार्ट्री है वो ये डिपेंड नहीं करता कि ये SI यूनिट है या ये CGS यूनिट है।
Thank you for listening this lecture.